Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for chapter Photosynthesis in Higher Plants. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। एंडरगोनिक प्रोसेस है बिकॉज एनर्जी यूज़ की जाता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, कुछ फिजिकल चेंजेस कुछ केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है। क्यों? ये मैं आपको बता रही हूँ इस रिएक्शन से। ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, इसके कोएफिशिएंट्स क्या है ये पता होने चाहिए। 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll forms 6H12O6 which is glucose, 6 oxygen release होती है which is a byproduct and 6H2O। अब 6CO2 जो है इसका रिडक्शन होता है और एक तो ये जो कार्बन है इसका ये ग्लूकोज में C6 में जाता है और इसका जो ऑक्सीजन CO2 का जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के ऑक्सीजन में जाता है। वहीं पर अगर हम H2O पानी की बात करें तो यहाँ से ये जो H है ये कार्बन के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज में जाता है, एक H जाता है ग्लूकोज में एज इट इज़ और ये जो ऑक्सीजन है ये जाता है 6 ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ होता है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो कौन से इससे रिलीज़ हो रहा है, सो वो पानी वाले ऑक्सीजन से रिलीज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। सो पानी वाले ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले लाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी है ये बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया, एक वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट लिया। वेरीगेटेड मतलब ग्रीन के अलावा कुछ और भी कलर के स्पॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑरेंज स्पॉट्स है। तो एक लीफ ये वाली थी और जो एक लीफ थी उसको हमने ब्लैक पेपर से कम्प्लीटली ऐसे कवर कर दिया। अब क्या होगा अगर हमने इस लीफ पे और ये जो कवर्ड लीफ है इस पर्टिकुलर लीफ पे दोनों पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया। वी नो स्टार्च आयोडीन टेस्ट क्यों होती है? टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं सॉरी मतलब अगर खाना बन रहा है तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगी। तो अब क्या हुआ, कवर्ड लीव्स और अनकवर्ड लीव्स दो में हमने किया। कवर्ड लीव्स में क्या होगा, कवर्ड है ऑलरेडी, सनलाइट आ ही नहीं रही है, तो सिंस लाइट ही नहीं मिल रही है कोई खाना नहीं बनेगा, टेस्ट इज नेगेटिव। अनकवर्ड लीव जैसे ये जो लीफ है इसमें क्या होगा, इसमें दो पार्ट्स है, एक मेन ग्रीन वाला पार्ट है और एक उसके अलावा जो ये वेरीगेशन वाला पार्ट है वो है। तो ग्रीन पार्ट में टेस्ट पॉजिटिव आएंगी बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लाइट भी है, फोटोसिंथेसिस होगा। नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल ही नहीं है सो टेस्ट वुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था कि CO2 नेसेसरी है, ये कैसे बता लगा। तो इसके लिए मॉल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया उन्होंने, एक लीफ को ही आधे पार्ट ऑफ द लीफ को डिप करके रखा उन्होंने। एक सेकेंड जस्ट वेट। कॉटन सोक्ड विथ KOH के साथ में उसको डिप करके रखा। अब ये क्या करता है, KOH इसकी एक प्रॉपर्टी है कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो सिंस यहाँ पर KOH प्रेजेंट है इतना पार्ट ऑफ द लीफ जो है यहाँ से CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इतने पार्ट में अगर CO2 प्रेजेंट ही नहीं है तो स्टार्च टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। बचा हुआ जो पार्ट है ग्रीन वाला वहाँ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इससे बता सकते हैं कि CO2 इज़ नेसेसरी। फिर ऑक्सीजन की कैसे डिस्कवरी किए और वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एयर इम्पॉर्टेंट है, कैसे पता चला। सो ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में हुई बट एयर इम्पॉर्टेंट है ये 1770 में ही बता दिया था। किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्ली। अब इनका एक एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास जार लिया और एक कैंडल लिया और उसी ग्लास जार में एक जिंदे चूहे को रख दिया। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये कैंडल जो है ये भी बुझ जाएगी और ये जो माउस है, चूहा है, वो भी मर जाता है। क्यों मरता है देखो, जैसे ही आप ग्लास जार ढक दोगे इसके अंदर जितनी अभी अवेलेबल ऑक्सीजन है वो कैंडल भी लेगा बर्न करने के लिए और वो माउस भी लेते रहेगा ब्रीथ करने के लिए। जैसे ही इसका सप्लाई ख़त्म हो गया ये भी बुझ गई और माउस भी मर गया। बट अब क्या किया उन्होंने, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। इसमें उन्होंने एडिशनल एक मिंट प्लांट या छोटा सा कोई भी प्लांट रख दिया। अब क्या होगा, ऑलरेडी लेट से थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ पर ग्लास जार में था
बट ये जो झाड़ है, प्लांट है, ये भी ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन ये जो रिलीज़ कर रहा है ये भी माउस और कैंडल यूज़ करेंगे, और माउस और कैंडल के जो CO2 रिलीज़ होगा वो वापस प्लांट लेते जाएगा। मतलब प्लांट एक तरह से रिसाइकिल करने में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीजन ये दोनों को देगा और इनके थ्रू जो CO2 मतलब बेसिकली जो माउस CO2 निकालेगा वो प्लांट वापस ले लेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लांट रिस्टोर्स टू द एयर। जब पता नहीं था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी बाद में हुई, हम अभी 1770 में ही है, हमें पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ रहती है जिसका इम्पोर्टेंस है। तो हमने ऐसे बोल दिया कि प्लांट्स रिस्टोर द एयर, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, whatever breathing animals यानी माउस एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। मतलब बर्निंग कैंडल और माउस ने ऑक्सीजन यूज़ किया तो वो रिमूव हो गई, तो वही ऑक्सीजन प्लांट्स ने रिस्टोर करके दी। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। जैन इंजनहाउस ने बताया था 1779 में। व्हाट डिड ही डू, एक इन्वर्टेड ग्लास जार रख लिया उन्होंने पानी में और उसमें एक झाड़ रखा। अब उसमें क्या होगा, एक्वाटिक प्लांट जैसे हाइड्रिला जो है, तो उसमें अगर हमने सनलाइट भी दी और पानी में वो जो प्लांट रहता है तो उसमें ऑक्सीजन बबल्स बनते हैं। ये देखो, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, दिस आर और ऑक्सीजन बबल्स। सो ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये जो ऑक्सीजन बबल्स है ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अराउंड मिलते हैं। इसका मतलब ग्रीन पार्ट्स के अराउंड ही खाना बन रहा है, सनलाइट वहाँ मिल रही है, इम्पॉर्टेंट है। ये सारे साइंटिस्ट के नाम के साथ याद होने चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये जूलियस वॉन सैक्स ने बताया 1854 में। उन्होंने बोला ग्लूकोज बनती है, स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। फिर अब कहाँ ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है ये कैसे डिटेक्ट करेंगे? सो दिस वाज डिटेक्टेड बाय T.W. एंजलमैन इन 1888। उन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? ये रिजेंबल करता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, हम आगे देखेंगे। इसमें क्या किया उन्होंने, एक ग्लास प्रिज्म लिया और उसके थ्रू सनलाइट पास की। अब जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू सनलाइट पास करते हैं तो वो रेनबो के 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है, VIBGYOR। इसके बाद क्या उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने एक सस्पेंशन रखा एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन क्यों रखा? ताकि वो ऑक्सीजन एवोल्यूशन की साइड डिटेक्ट कर पाए। कैसे होगा ये? देखो, सनलाइट मिल रही है, एरोबिक बैक्टीरिया है मतलब ऑक्सीजन लगेगा, तो क्या होगा, जिस एरिया में सनलाइट मिलता है उस एरिया में वो एरोबिक बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमें मेन रेड और मेन ब्लू एरिया में वो ग्रो करते हुए दिखे बैक्टीरिया। इसका मतलब मेन ऑक्सीजन रिलीज ब्लू और रेड लाइट में होता है। और इसके ऊपर उन्होंने एक फिलामेंटस ग्रीन अलगी भी रखा, विच इज़ या तो क्लैडोफोरा या फिर स्पाइरोगायरा बोल सकते हो। तो उससे उन्होंने डिटेक्ट करा ऑक्सीजन एवोल्यूशन का साइट क्या है। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमने ऊपर फार्मूला देखा था 6CO2 + 12H2O गिविंग अस C6H12O6, उसी का मतलब अगर इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो कैसा फार्मूला बनता है। सो दिस इज 6 मतलब जो भी फार्मूला बनता है उसको एकदम बेसिक फॉर्म में इन्होंने डिनोट करके बताया है। CO2 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CH2O। ये कैसे होगा? देखो, अभी हमारा जो ग्लूकोज बन रहा है वो है C6H12O6, ठीक है। बट अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया, सो व्हाट डू वी गेट? CH2O, राइट। तो ये ब्रैकेट ऐसा है, यहाँ अगर मैं नीचे 6 लिख दूँ तो इसको आप 6 2 12 और ये 6, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए और मेन फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये किसने बताया? कॉर्नेलियस वॉन नील। ऐसा याद रख सकते हो आप, नील मतलब नीला, हाइड्रोजन पानी ऐसा नीला होता है। सो नील से नीला और नीला होता है पानी। तो इन्होंने स्टडी करा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को। उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन जो रिलीज़ हो रहा है वो किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिलीज़ हो रहा है और वो CO2 को रिड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में। और फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने H2O की जगह H2A लिया। उन्होंने बोला मुझे देखना है कि ये जो निकल रही है हाइड्रोजन, रिलीज जो हाइड्रोजन का हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने H2O की जगह H2A ले लिया, ठीक है। तो जब H2A लिया उन्होंने
तो यहाँ पर उनको ए प्रोडक्ट मिला, ये CO2 ही लिया उन्होंने, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो पानी से आ रही है, राइट। तो वही देखना था उनको, तो उन्होंने क्या किया, H2O की जगह इस O को उन्होंने A मान लिया, बिकॉज अगर ये भी O है और CO2 वाला भी O है तो ये कन्फ्यूजन का काम है, इसलिए इसको A बोला, CO2 वाले को O ही बोला। तो यहाँ पर उन्होंने देखा लेकिन A प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये H2A से ही आ रहा है। सो H2A जब लिया तो A रिलीज़ हुआ, वैसे ही H2S जब लिया, सल्फर बैक्टीरिया जब लिया तो S रिलीज़ हुआ, इसलिए H2O जब रहेगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। तो ग्रीन प्लांट्स में H2O जो रहता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में, इसका मतलब ऑक्सीजन में जो O है वो H2O के O में से आता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो ऑक्सीजन ही रिलीज़ नहीं करते हैं, जैसे अगर H2S यूज़ कर लिया हमने, यहाँ जैसे H2S यूज़ किया तो S रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है H2O से आता है, ना कि CO2 से, और बाद में इसमें कुछ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स यूज़ करके उसको बताया गया था। इसके बाद फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जिस सेल में, जिस टिश्यू में होता है वो है मीजोफिल सेल्स। अब आप देखो, एक नॉर्मल सेल का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, प्लांट सेल का, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट देखो कैसे अलाइंड है बराबर वॉल से, ताकि मैक्सिमम सनलाइट ले सके, फोटोसिंथेसिस हो सके, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। सो क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स, ये एक मीजोफिल सेल का डायग्राम है। सो अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स टू गेट ऑप्टिमम सनलाइट, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, थोड़ा सा शॉर्ट में, बाद में डिटेल में भी देखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले दिस इज़ ये मैंने बहुत छोटा डायग्राम बनाया है, ये बाहर का आप समझ लो पूरा स्ट्रोमा है और अंदर का ल्यूमेन है। बेसिकली ये डायग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं, राइट, हमारे, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, राइट, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम ये डायग्राम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है अभी, कोई भी एक इस यूनिट को और इस बड़े स्ट्रोमा को बनाया है, तो ये पूरा स्ट्रोमा है और ये यूनिट है ऐसे, ठीक है। इसमें जो ये बड़ा यूनिट था, इसमें बीच का ये पार्ट जो है ल्यूमेन है, अभी हम ये पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पार्ट है। तो इसमें आप देखो थालाकॉइड में क्या होता है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, तो स्ट्रोमल लैमेलिया और ग्रैना में मेम्ब्रेनस पार्ट उसको बोलते हैं, उसमें लाइट रिएक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, पानी स्प्लिट होगा, उससे ऑक्सीजन बनेगी, फिर वो NADH2 के साथ, NADPH2 के साथ कंबाइन करेगा और ATP मिला के ये प्रोडक्ट जो है स्ट्रोमा में आते हैं। मतलब NADPH2 और ATP जो है ये अंदर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेनस पार्ट है वहाँ से स्ट्रोमा में आते हैं। स्ट्रोमा में CO2 लेते हैं वो बाहर एनवायरनमेंट से, और डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन अकर्स इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड। डार्क रिएक्शन इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइम्स लगते हैं और उससे खाना बनता है। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है कि लाइट मिलेगी तो ही डार्क रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि डार्क रिएक्शन होने के लिए आपको लाइट देती रहनी पड़ेगी, नो, डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट। जैसे ATP और NADPH2 है, ये अंदर से ही आया है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही है जो बाहर आए हैं, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये कलर्स याद होने चाहिए, मैंने एक ट्रिक से आपको याद कराती हूँ मैं, विबग्योर एक हम याद रखेंगे, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनोइड, ज़ैंथोफिल A, B, C और लास्ट में X, ऐसा याद रखेंगे। अब आप देखो BG से शुरू करेंगे। सो क्लोरोफिल A इज़ ब्लू ग्रीन, उसके बाद क्लोरोफिल B इज़ ग्रीन येलो, कैरोटीनोइड्स इज़ येलो ऑरेंज और ज़ैंथोफिल इज़ येलो, ठीक है। सो ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज एंड येलो, ऐसे आप याद रख सकते हो, कई बार पूछ सकते हैं। अब क्लोरोफिल A का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिवर्सल है, सब में प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर है, क्या होता है हम आगे देखेंगे, मोस्ट अबंडेंट है। कैरोटीनॉइड्स अलोन इन क्रोमोप्लास्ट है, अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर और केमिकली टर्पीन्स है।
अब कैरोटीनॉइड्स के क्या फंक्शंस है? सो देयर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है हम आगे देखेंगे। बीच में ऐसे क्लोरोफिल ए होता है और साइड में सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो ये कैरोटीनॉइड्स है। तो कैरोटीनॉइड्स आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को एक्सेसिव हीट से, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स को, इसलिए उसको शील्ड पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या होता है ना, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये सारे ऐसे कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। तो अब लाइट जो पड़ती है, सनलाइट जब पड़ेगी तो वो डायरेक्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे नहीं आती है, वो कैरोटीनॉइड्स है जो भी यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है उस पर पहले आएंगी लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली फॉलिंग ऑन टू क्लोरोफिल ए, उसका एकदम से कुछ पानी या एकदम से कुछ लॉस नहीं होता है, फोटो ऑक्सीडेशन उसी को बोलते हैं, वो प्रिवेंट हो जाता है। और एंटोमोफिली और जूकोरी क्या है, सिंस ये कलरफुल होते हैं, टर्पिन्स यानी थोड़े कलर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए एनिमल्स या उसके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट की है जो सब्सटेंस या पिगमेंट अब्जॉर्ब करता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता है, एंड दिस इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ पिगमेंट। अब देखो ये एक ग्राफ है जो शो कर रहा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे बताया है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट्स बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और ये वाई एक्सिस, आई गेस मैंने गलत बताया, वाई एक्सिस पे ये लिखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस पे हमें बताना है वो कौन से कलर्स कैसे हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो ब्लू वाला कलर है दिस इज क्लोरोफिल ए, जो ग्रीन वाला कलर है दिस इज क्लोरोफिल बी, एंड येलो वाला इज कैरोटीनॉइड्स, बिकॉज हमने पढ़ा ब्लू ग्रीन VIBGYOR, सो ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो इसकी जो पिक बनती है कलर्स की वो बराबर उसी एरिया में बनती है। यहाँ मैं एक अगर रफ लिख दूँ VIBGYOR, तो एक थोड़ा सा आप देखो क्लोरोफिल ए की पिक जो है ये ब्लू एरिया में है। उसके बाद अगर आप देखो जो क्लोरोफिल बी है उसकी ग्रीन येलो में होना चाहिए, मतलब देखो थोड़ा सा ग्रीनिश एरिया में उसकी पिक जा रही है। फिर जो कैरोटीनॉइड्स है उसकी येलो ऑरेंज, मतलब मेरा लिखने में थोड़ा इधर हो गया बट उसकी पिक देखो और आगे जा रही है। तो अगर आप पिक्स देखो तो क्लोरोफिल ए की इधर है, फिर क्लोरोफिल बी की, और फिर कैरोटीनॉइड्स की 2 पिक्स है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ग्राफ है जो बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा रहा तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो हम अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे गिनेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हम उसको ऑक्सीजन से मेजर करते हैं। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है मतलब उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये एक हमने ग्राफ उससे बना लिया, इसको एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हमने क्या किया, ये ग्राफ्स और ये ग्राफ्स इनको कंपाइल करने का सोचा, मतलब हमने देखा कौन से ग्राफ ओवरलैप हो रहे हैं, पूरे सेम टू सेम नहीं बट एटलीस्ट उनकी जो पीक है वो वैसी ही जा रही है। तो जब हमने ये करके देखा तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ब्लैक वाला एक्शन स्पेक्ट्रम है, और ब्लू वाला जो क्लोरोफिल ए का डायग्राम था, आप देखो बराबर इसकी पीक यहाँ पर आ रही है, इसकी पीक यहाँ पर आ रही है, तो वो उससे एकदम ओवरलैप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अगर आप क्लोरोफिल बी भी देखोगे तो वो बराबर नहीं आएगा, बिकॉज क्लोरोफिल बी की पीक बहुत ज़्यादा है, यहाँ कहीं पर उसकी पीक आएगी और सेकंड पिक बस इतनी सी आएगी, वो ओवरलैप नहीं होगा। कैरोटीनॉइड्स की 2 पिक कुछ यहाँ आएगी, नहीं ओवरलैप हुआ, सिर्फ क्लोरोफिल ए ही ओवरलैप हो रहा है। इसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफिक कर्व है जो शो करता है रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है रेड लाइट पे होता है फॉलोड बाय ब्लू, एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन पे होता है, बिकॉज ग्रीन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस उस पर होता है। अब वी हैव 2 फोटो सिस्टम्स, एक PS1 PS2। अब ऐसा नहीं है कि PS1 मतलब उसका काम ज़्यादा है या उसका काम पहले है इसलिए वो 1 है और PS2 है, नो, दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली। अब वो नेम क्यों हुआ है ऐसा 1 और 2, दे आर नेम्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मतलब 1 पहले डिस्कवर हुआ तो उसको 1 दे दिया, 2 बाद में हुआ तो बाद में दे दिया उसको नाम, और बैक्टीरिया के पास सिर्फ PS1 होता है। अब जो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है, PS इज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ईच यूनिट में एक रिएक्शन सेंटर है, यहाँ हम देखेंगे रिएक्शन सेंटर है, स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। रिएक्शन सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तब। अब आप देखो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये
दोनों फोटो सिस्टम के अलग अलग होते हैं। PS1 का अलग होता है, PS2 का अलग होता है। हम देखेंगे PS1 में वो 700 नैनोमीटर का होता है, वाइल PS2 में वो अराउंड 680 P680 होता है। तो रिएक्शन सेंटर एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का। अब आप देखो ये जो बीच में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज रिएक्शन सेंटर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और दूसरी चीज़ है एंटीना या एसेसरी पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। इसमें क्लोरोफिल बी आएंगे, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स आएंगे। अब इनको एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन पिगमेंट के अलावा आजू बाजू में ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ये है वो। लाइट हार्वेस्टिंग इसलिए बिकॉज आजू बाजू के सारे लाइट, सारे फोटॉन्स कैप्चर करेंगे और फटाफट से सारे क्लोरोफिल ए के पास में भेजते जाते हैं, इसलिए उनको लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स बनेंगे। और इन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स मिला देंगे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो। इसके बाद क्लोरोफिल ए आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कब रिलीज होगा? जब एनर्जी इसके पास पहुँचेगी। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स जो आजू बाजू के वो अब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ की, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास उसको भेजते हैं। उनका एक और काम है कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँचने दे रहे उसके ऊपर। अब ये PS1 PS2 कहाँ पर लोकेटेड है? अब अगर ये डायग्राम देखो, ये पूरा ग्रानम का डायग्राम है और ये एक कोई थैलाकॉइड है। तो एक थैलाकॉइड जो है उसमें जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें PS1 लोकेटेड है। एक्सपोज्ड या नॉन अप्रेस्ड पार्ट इसमें PS1 है। तो एक एक्सपोज्ड पार्ट ये वाला हो गया, और सेकेंड एक्सपोज्ड पार्ट कौन सा होगा? ये वाला देखो जो स्ट्रोमल लैमेली है इसमें भी सिर्फ PS1 होता है। तो एक तो जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसमें, और एक जो स्ट्रोमल लैमेली है उसमें सिर्फ PS1 होता है। अब PS2 कहाँ होता है? PS2 होता है दो थाइलाकॉइड्स के बीच में, जो एक्सपोज नॉन एक्सपोज्ड या एप्रेस्ड पार्ट होता है, जो दबा हुआ पार्ट होता है, उसमें होता है PS2। तो ऐसा आप सोचो PS1 मतलब आप ऐसा सोच सकते हो काइंड ऑफ फर्स्ट आता है वो क्लास में। फर्स्ट आता है मतलब उसको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, तो एक्सपोजर मतलब वो एक्सपोज्ड पार्ट में प्रेजेंट है। सेकेंड वाला थोड़ा दब के रहता है, नॉन एक्सपोज्ड पार्ट में प्रेजेंट है, बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद नो रिलेशन विथ एनीथिंग, जस्ट याद रखने के लिए बताया मैंने। इसके बाद PS1 और PS2 हम पढ़ते हैं। PS1 रेड्यूसिंग है, PS2 ऑक्सीडाइजिंग है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऑक्सीजन बन रहा है इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं। अब PS1 के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। रिएक्शन सेंटर P700 का है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा फोटो सिस्टम 2 से, ये क्या है आगे समझेगा हमें। अब्जॉर्ब करेगा पिगमेंट्स लॉन्गर वेवलेंथ के, मोर देन 680, अराउंड 700 नैनोमीटर तक के, इसलिए P700 है ये। NADPH फॉर्म होता है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या है हम देखेंगे आगे, बस याद रखना है ये पॉइंट्स। ये आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। आयन सल्फर टाइप का रिएक्शन सेंटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेजर फंक्शन है NADPH और ATP बनाना। देखो फोटोसिंथेसिस वाले जो चैप्टर है ना, इसमें NADPH है, P फॉर फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आप NADH पढ़ोगे। सो NADH एंड NADPH दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब PH2 में आप कैसे याद रख सकते हो? देखो 2 ऐसे लिखते हैं हम, और 2 में हम ऐसे करके W लिख सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 2 वाला जो है वो वाटर के फोटोलाइसिस में रोल प्ले करता है। रिएक्शन सेंटर छोटा वाला है, P680 वाला है। फोटो सिस्टम 2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा। रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ पानी। फिर शॉर्टर वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करेगा, लेस देन 680 नैनोमीटर्स। NADPH नहीं बनता है, सिर्फ नॉन साइक्लिक में पार्ट लेगा। इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड पे लोकेटेड है। क्यूनिन टाइप है, ये भूल भी गए तो चलेगा। मेन फंक्शन पानी तोड़ना है और ATP बनाना है। इसके बाद लेट्स स्टडी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन थोड़ा सा डिटेल में। इसमें लाइट रिएक्शन वर्सेस डार्क रिएक्शन में प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल रिएक्शन लाइट रिएक्शन को ही बोलते हैं। ये लाइट रिएक्शन के पॉइंट्स है, ये डार्क रिएक्शन के पॉइंट्स है। अब लाइट रिएक्शन जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा। सनलाइट पे डिपेंड करेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन्वॉल्व है।
फोटोलाइसिस होगा PS2 में, क्योंकि थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड में हमने देखा ये एक थैलाकॉइड, ये सेकंड थैलाकॉइड, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में PS2 होता है, यहाँ PS1 है, दोनों भी है। सो PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट है, बट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैंने बताया 2W, तो इसलिए सिर्फ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन में होगा। ऑक्सीजन रिलीज होगा क्योंकि पानी टूट रहा है, पानी का बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, और ATP और NADPH तो बनता ही है, एसिमिलेटरी पावर। डार्क रिएक्शन अगर देखें तो स्ट्रोमा में होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है सनलाइट पे, कोई पिगमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, फोटोलाइसिस नहीं होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब मेन खाना जो है वो डार्क रिएक्शन से ही बनता है। ग्लूकोज बनता है यानी स्टार्च, और वो ये एनर्जी यूज़ करता है ATP और NADPH से। कैसे क्या हम सब देखेंगे। इसके बाद लाइट रिएक्शन जो है इसमें दो फेजेस है, एक फोटो फिजिकल, एक फोटो केमिकल। फोटो फिजिकल में क्या होता है, लाइट ट्रांसफर होती है, लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है एसेसरी पिगमेंट से क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है उसमें। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा फोटोन्स ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। फिर फोटो केमिकल फेज होता है, इसमें क्या होता है, पानी एक्चुअल ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, पानी टूटता है इंटू H+ एंड OH- और इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट से वो रिलीज होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है बाय फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH एसिमिलेटरी पावर बनते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी कैसे होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्प्लिट होंगे तो क्या होगा, देखो H2O है और ये दो मॉलिक्यूल्स है, तो 2H और ये 2H टोटल हो गए 4H+। सो 2H2O से 4H+ बनेंगे। सबसे पहले तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, सो O2 रिलीज हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद ये जो 4H+ है ये NADP गेन कर लेता है और NADPH या NADPH2 बना लेता है। कैसे हम आगे देखेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे PS2 में यूज़ होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही अगर एक पानी ब्रेक हुआ तो इसका आधा आधा कर दो, 4H+ की जगह 2H+ रिलीज होंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह हाफ ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज करे होंगे। और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है दिस इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोस रिमूव फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय PS2 क्या है हम देखेंगे नॉन साइक्लिक वाले में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि जब पानी टूटेगा तभी ऑक्सीजन निकलेगा। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना हमेशा। ये PS2 से एसोसिएटेड है और PS2 जो है ये खुद ही मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे लोकेटेड है थाइलाकॉइड के टूवर्ड्स ल्यूमेन। मैंने डायग्राम बताया ल्यूमेन में देखो ये यहाँ पर ये PS2 है और ये वाला जो है ब्लू कलर वाला जो है दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो कैसे ब्रेक हुआ है अब देख लो एक बार। इसके बाद लेट्स स्टडी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ PS1 ही फंक्शनल होता है, ये बैक्टीरिया में होता है। स्ट्रोमल लैमेली मेम्ब्रेन जो है इसमें PS2 एब्सेंट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है ये भी एब्सेंट होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है इसलिए कोई NADP प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर मोर देन 680 नैनोमीटर या अराउंड 700 नैनोमीटर की सनलाइट पड़ेगी तो ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। कोई NADPH फॉर्म नहीं होता है, कोई पानी का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ATP प्रोड्यूस होती है, जो पहला इलेक्ट्रॉन डोनर है वही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब जहाँ से शुरू हुआ वही ख़त्म होगा। तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है तो वापस घूम के यहीं आएगा। तो अब डायग्राम देखो, फोटॉन्स पड़े, P700 का रिएक्शन सेंटर है, आजू बाजू के एंटीना मॉलिक्यूल्स ने सारे फोटॉन्स सारे लाइट को P700 पे दे दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसने एक्सेप्ट किया, ओनली PS1 है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को नीचे दिया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होते होते वो इलेक्ट्रॉन वापस P700 तक आ गया। बट अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, मैं उससे ATP जनरेट करूँगा। तो वो क्या करता है, ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को बुलाता है और फटाफट से इलेक्ट्रॉन की थोड़ी एनर्जी यूज़ करके ATP जनरेट कर लेता है। और ETS के जो मॉलिक्यूल्स है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी वो इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड है। मतलब ये मॉलिक्यूल से ज़्यादा इस मॉलिक्यूल से ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। P700 जो है ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसका
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई एक्स मॉलिक्यूल है उसके पास जाता है, फिर वह इलेक्ट्रॉन जाता है फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस पे, फिर वो जाता है फेरोडॉक्सिन के पास जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, फिर प्लास्टोक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर P700। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक रफ आइडिया होना चाहिए क्या क्या मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बीच में, और ये डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके बाद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम देखें तो ग्राना मेम्ब्रेन में होता है। इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व है। ग्राना मेम्ब्रेन मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये ग्राना मतलब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स, तो बाहर की भी लेयर हो गई, बीच की भी लेयर हो गई। इसमें ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया में होता है, हायर प्लांट्स में होता है, ATP NADPH दोनों बनता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। इसके बाद इसको जेड स्कीम बोलते हैं। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका हम डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये ऐसे स्टडी किया था किसी ने इसको, इसलिए उसको जेड स्कीम बोला था। ठीक है, इसमें अब देखो क्या होता है। एक P680 का मॉलिक्यूल है और एक P700 का मॉलिक्यूल है। तो ये PS2 है जो P680 वाला है और P700 वाला PS1 है। सबसे पहले क्या होता है, लाइट P680 पे भी पड़ रही है, P700 पे भी पड़ रही है। अब क्या होगा, P680 वाला जो है मतलब PS2 जो है, अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया था ये दो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कहीं बीच मेम्ब्रेन में PS2 प्रेजेंट होता है और ये वाला जो है दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। याद है हमें? याद है, राइट। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहीं पर अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, ये पानी को ब्रेक करता है, ऑक्सीडाइज करता है, 4H+4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है बाहर और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये P680 लेता है। ठीक है, अब क्या करेगा, P680 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उचकाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स P680 से इसी ने एक्सेप्ट करे। सो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ETS के थ्रू आते हैं और वो P700 के पास आते हैं। अब वो P680 के पास वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछकते हैं वापस अगला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, वापस 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। मतलब कमी नहीं है, बार बार आते ही जा रहे हैं, इसलिए उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स की याद नहीं आ रही है, गए तो गए। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ये एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है जो ATP प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट है। तो ATP बना लेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से फटाफट। अब क्या होगा, यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है घूम फिर के P700 के पास आएंगे। अब P700 क्या करेगा, इसको कुछ काम नहीं है, वही 4 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर उचका देगा। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर उचकाएगा तो ये जाता है PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडॉक्सिन के पास। अब क्या होगा, ये बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन तू ले रहे, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास भी कंटिन्यू यहाँ से आते जा रहे हैं, मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। अब तो ये क्या करेगा फेरोडॉक्सिन, ये NADP को पूछेगा क्या तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, वो बोलेगा दे दो, फ्री में अवेलेबल है दे दो। तो अब क्या करेगा NADP, 2 NADP मॉलिक्यूल्स 4H+ कहीं से जुगाड़ के लाते हैं, हो सकता है यही ला लेते होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन जिसको मिल ही रहे हैं। एक एंजाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप NCERT डायग्राम देखोगे उसमें छोटा सा FNR लिखा हुआ है, आपको समझेगा नहीं क्या है वो है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। ये एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने में, और ये बना लेंगे 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, 2 ऑक्सीजन 2 H2O रिक्वायर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है और 8 फोटॉन्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है 2 NADPH2 मॉलिक्यूल। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते जाता है इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कैरियर के पास। इसने इसको दिया, ये नीचे आते गया, ये इधर आया और इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर भी अगर मैं ये सारे देखूँ, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पता रहे तो ठीक है। तो ये पता चल गया। अब जेड स्कीम क्यों बोला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे और फाइनली ऐसे जा रहे हैं। बट ठीक है, इतना पार्ट हम इग्नोर कर देते हैं। तो कैसे जा रहे हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसलिए बोलते हैं जेड स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक बार ये देख लेते हैं शॉर्ट में। PS2 इलेक्ट्रॉन देता है फियोफाइटिन को, विच इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, कलरलेस क्लोरोफिल बोलते हैं उसको।
वो देता है प्लास्टोक्विनॉन को, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल करियर है, कैसे क्या ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझेगा। फिर PS1 को देता है, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई X मॉलिक्यूल को देता है, फिर फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस को देता है। फेरोडॉक्सिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का, वो इलेक्ट्रॉन देता है NADP को, ताकि फाइनली NADPH2 बन जाए। इसके आगे का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल बी कवरिंग दैट इन पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। दैट रैप्स अप आवर रिविजन सेशन फॉर टुडे. I hope this video helped reinforce your understanding of this crucial important biology chapter. Don't forget to like, share and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated and all the very best. See you in the next video. Stay tuned for part 2 of this chapter.